नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है और तनाव ऐसा है कि अभी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। विदेश सचिव विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने अभी से थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को एक बार फिर से उन्होंने बेनकाब किया कि किस तरीके से पाकिस्तान ने 30 से ज्यादा अलग अलग भारतीय शहरों का निशाना बनाने की कोशिश की और जिन ड्रोन का और जिन मिसाइल्स का अटैक किया गया, ये पुष्ट किया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये तुर्की द्वारा सप्लाई किए गए ये सारे वेपन्स थे और इनकी अभी भी फोरेंसिक जांच चल रही है। 16 कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट की गई है भारत सरकार के द्वारा, जिसमें सबसे ज्यादा जो डैमेज हुआ है वो पुंछ सेक्टर में हुआ। इसके अलावा उरी उरी सेक्टर में और तमाम सारे ऐसे इलाके जो एलओसी से लगे हुए हैं, वहां पर लगातार पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे रहा है। सवाल यह नहीं है कि पाकिस्तान वॉर में क्या कर रहा है, सवाल यह है कि पाकिस्तान इंटरनेशनली किस तरीके से एक्सपोज हो रहा है और आज उसी पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ आदित्य प्रताप सिंह मौजूद हैं। आदित्य जी इंटरनेशनल अफेयर्स को लेकर के ठीक ठाक अच्छी समझ रखते हैं और जियो पॉलिटिकल की जो भी स्टोरीज होती न्यूज होती हैं उनको बहुत बारीकी से कवर करते आए हैं। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रशांत भाई, जैसे आपने बताया कि मैं सीधे उस पे आता हूँ जो हमारा टॉपिक है। जी अभी जो इशू हुआ, जो प्रेस का ब्रीफिंग हुआ, आप अगर इसके पहले 2 ब्रीफिंग हो चुके हैं प्रशांत भाई, मुझे करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो 2 जी ब्रीफिंग जी मेरे ख्याल। और वो इन तीनों ब्रीफिंग में आप इस बार के प्रेस ब्रीफिंग के शब्द देखिए। इस बार की हाँ प्रेस ब्रीफिंग जो है उसके शब्द कड़वे हैं, ठीक है, और एक्सप्लोजिव, मतलब एक एक्सप्लोजिव प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर इसको कहा जाए। मैंने कुछ शब्द जब मैं सुन रहा था तो मैंने लिखे कि एक गैर जिम्मेदाराना बर्ताव शब्द का उपयोग किया गया, ठीक है, कायरतापूर्ण गतिविधि का शब्द का उपयोग किया गया, जबकि इस तरीके के वर्ड डिप्लोमेटिक, देखिए, जो हमारे विक्रम मिस्री जिनका फॉरेन सेक्रेटरी जो हैं, उन वो डिप्लोमेटिक उसके हैं, बैकग्राउंड के हैं, डिप्लोमेसी के हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं। इनको अपने शब्द चुनना बहुत अच्छे से आता है। पिछले 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्लोमेटिकली बहुत सॉफ्ट शब्द चुन रहे थे और एक तरीके से नॉन एस्केलेटरी अप्रोच ले रहे थे, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये समझ में आ रहा है कि भारत जो है वो कड़वा घूंट पिलाने को तैयार है पाकिस्तान को। और जो आपने इंटरनेशनल बोला, जो टर्की, ये पहली बार किसी देश का इस्तेमाल हुआ है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हाँ, किसी इंटरनेशनल कंट्री का अदर देन इंडिया एंड पाकिस्तान, थर्ड पार्टी का ठीक हो बात। जो नाम का उपयोग हुआ है टर्की, ये पहली बार हुआ है प्रशांत भाई। इस पे आपको क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि टर्की का उपयोग अब एक तरीके से खेमों में बांटने की बात आ गई है कि कौन किसके साथ जा रहा है जियो पॉलिटिक्स में। अब कौन किसके साथ है, चाहे वो जेडी वेंस की बात हो, चाहे एमईए का टर्की शब्द यूज करना। नहीं, देखिए, मुझे तो आदित्य भाई से बहुत सिंपल सा यही यही लगता है जो आपने बोला ना कि तुर्की का इस पूरे इकोसिस्टम में उस शब्द का इस्तेमाल होना इस बात को एक तरीके से दावत दे रहा है कि भैया अब आप लोग खुल करके आइए, अगर आप हमारे साथ हैं तो बताइए, आप हमारे साथ नहीं हैं तो बताइए। क्योंकि आप देखिए कि अभी तक जेडी वेंस जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, देयर इज नन ऑफ बिजनेस, इस तरीके से वो जो बात कह रहे हैं, बात यह है कि अब अमेरिका को भी अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा, रशिया को भी करना पड़ेगा और चाइना को भी करना पड़ेगा। हालांकि तमाम सारी खबरें ये कह रही कि फ्रांस ने भारत का खुल करके समर्थन किया और इसराइल ने खुल के समर्थन किया है। ये 2 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ खुल करके उन्होंने उसका सपोर्ट किया और सीधे तौर पर यह कहा कि भाई आतंकवाद के खिलाफ अगर भारत अपनी आत्मरक्षा में किसी तरीके का कोई एक्शन ले रहा है तो हम उसके साथ खड़े हुए हैं। और भारत शुरुआत से ही तो यही बात कह रहा है कि हम कोई एस्केलेटरी एक्शन का नहीं ले रहे हैं, वो पाकिस्तान की तरफ से हुआ। बिल्कुल प्रशांत भाई, और देखिए, ये नॉर्मली होता नहीं है कि जब आप युद्ध कर रहे होते हैं, आप किसी तीसरे देश का जो एक अनकनेक्टेड या जिसका कोई संबंध नहीं है एक हाँ, बायलैटरल फाइट में, वहां पे आप किसी देश का नाम ले रहे हो। क्योंकि पाकिस्तान ने ये नहीं बोला कि ये सोवियत का वो S-400 यूज कर रहे हैं या वो हम्म, फ्रांस का रफेल यूज कर रहे हैं। उनका बस ये, इंडिया का ये कहना ये दर्शा रहा है कि देखिए, हम वॉर ऑन टेरर पे हैं, हमारा जो युद्ध है वो युद्ध नहीं, वो धर्म युद्ध है, जस्ट वॉर हम्म, है, मॉरल वॉर है।
और जो लोग हमारा इस बार समर्थन नहीं दे रहे हैं, ये चीज को इंडिया रिकॉर्ड कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका का खुल के ना आना, ये एक तरीके से सेटबैक के रूप में भी देखा जा सकता है भारत की डिप्लोमेसी के लिए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज हो गए हैं, और पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने मिलिट्री एड कट कर दी थी पाकिस्तान की, ये कह के कि ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं और उनको संरक्षण देते हैं। और अच्छा, जब इंडिया बावजूद इसके आदित्य भाई, बावजूद इसके अभी जो ट्रेड वॉर की स्थिति बनी, टैरिफ लगाया ट्रंप ने, उसमें भी भारत ने कई सारी ऐसी चीजें जिस पर जीरो टैरिफ किया अमेरिका का, उसके बावजूद अमेरिका का इस तरीके से डिप्लोमेटिक तरीके से बयान देना, ये अपने आप में चौंकाता है। हाँ, क्योंकि देखिए, क्लोज कमरे में क्या हो रहा है प्रशांत भाई, ये अपने को नहीं पता। हम लोग को क्या है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन छन के आ रही है वो 10% आ रही है, 90% इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लोग एक स्पेक्यूलेशन के मोड में भी हैं। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि एक इजराइल को छोड़ के, और इजराइल का भी कोई ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर का हमारे पास सपोर्ट नहीं आया है। हाँ, फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह ने सपोर्ट किया है। फ्रांस का एक तरीके से वॉर ऑन टेरर आया है। और देखिए, इंडिया के लिए ये एक सिर्फ जंग या एक एग्रेशन नहीं है, इंडिया के लिए अपने आप को एक ग्लोबल साउथ में एक पावर के रूप में स्थापित करने की स्थिति है कि भैया अगर आप हम पे अटैक करिएगा तो हम आपका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और देखिए, इसके इंटरनेशनल रिपरकशन देखिए, डैनियल पर्ल नाम के जर्नलिस्ट जिनकी किलिंग हुई थी, वॉल अभी स्ट्रीट इंडिया जर्नल ने के बड़े जर्नलिस्ट, साउथ एशिया के बड़े संपादक थे। जर्नलिस्ट थे, और उनको बिहेड कर दिया गया था। जो इस व्यक्ति ने वो IC-814 ये जो हाईजैकिंग करवाई थी, और वो जो उमर शेख जिसने वो कत्ल किया था, जिसको उसमें छुड़ाया था, इनडायरेक्टली वो कनेक्टेड था डैनियल पर के मदर से भी बात हुई इस बारे में। तो मेरे को लगता है धीरे धीरे, और एक और बात आपने नोटिस की होगी कि नॉर्वे के प्रेसिडेंट से बात हुई है। मेरे को ये नहीं नॉर्वे के प्रेसिडेंट से उन्होंने क्यों बात की, लेकिन कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इंटरनेशनल जो मतलब इंडिया ने ये कह दिया, आप फेंस पे बैठ के नहीं देखेंगे, आपको चूज करना है साइड। यू कैन नॉट सिट ऑन द फेंस एंड ऑब्जर्व। आपको चूज करना पड़ेगा साइड कि आप वॉर ऑन टेरर में हमारे साथ। बहुत सीधा सा सवाल आदित्य भाई, क्या पाकिस्तान चौतरफा फंस चुका है? क्योंकि बलोच लिबरेशन आर्मी उधर से अटैक कर रही है। आप देखेंगे तो अफगानिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, पाकिस्तान बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है। और इधर आप देखेंगे तो इंडिया ने वैसे ही जबरदस्त तरीके से माकूल जवाब दिया है पाकिस्तान को। क्या पाकिस्तान का भूगोल बदलने जा रहा है क्या? देखिए प्रशांत भाई, पाकिस्तान चारों तरफ से फंस गया है, अगर नहीं फंसा है तो फंस जाएगा। आप ये बात समझिए कि ट्रेड जो 6% की गिरावट आई शेयर मार्केट में कल पाकिस्तान में, ठीक है। और आप देखिए, खैबर पख्तूनवा जिसपे अफगानिस्तान की नजर है, बलोच लिबरेशन आर्मी अपना पूरा बलोचिस्तान वाले एरिया को कवर किया हुआ है। मतलब जब उनको मौका मिलेगा वो करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के लिए ये गेम बहुत स्ट्रांग है। भैया तुम लड़ते रहो, हमारे पास इतनी शक्ति है, संसाधन है कि हम ये लॉन्ग ड्रॉन कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं कर सकता है। इसीलिए पाकिस्तान तुरंत जल्दी चाहता है कि कोई चीज हो। और उस पे अब आप ये सोचिए कितनी बड़ी बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई कि एक इंटरनेशनल सिविल एयरलाइनर को पाकिस्तान ने खुला आसमान में रखा था कि कहीं इंडिया के रिटेलिएट स्ट्राइक में अगर कोई इंटरनेशनल विमान मर जाता और उसमें सिविलियन मर जाते तो ये पूरा ध्यान वॉर से हटके इंडिया के इस अग्रेशन पे चला जाता। आप इस बात से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना डेस्परेट है। वो बस चाहता है कि भारत से कोई ऐसी गलती हो जिससे उसको इंटरनेशनल और अपने ही देश में अलग थलग पड़ चुका है ना आदित्य भाई, अपने भी देश में तो अलग थलग पड़ चुका है। इमरान खान की पार्टी के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद में आज इमरान खान की पार्टी के एक सांसद ने, पाकिस्तानी संसद के भीतर इमरान खान की पार्टी के सांसद ने शहबाज शरीफ को गीदड़ कह दिया मोदी से हिम्मत नहीं है आंख मिलाने की। देखिए, अब ये तो उनका, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि आंतरिक तौर पे तो वो टूटी हुई देश पहले से थी। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि वो बस इतने डेस्परेट हो रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे वो चाहते हैं कि इंडिया से सपोर्ट लोगों का हटे। क्योंकि देखिए, आप ये समझिए, OIC जो पूरी इस्लामिक कंट्री की एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अभी तक पाकिस्तान को खुले तौर पे सपोर्ट नहीं की है। ना सऊदी ने किया है, ना ईरान ने किया है, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया है। एक टर्की छोड़ के किसी भी इस्लामिक कंट्री का भी उनको सपोर्ट नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं वो एकदम कॉर्नर हो गए हैं, वो आइसोलेटेड हो गए हैं। और आंतरिक
फूट के वजह से उनकी ये स्थिति है कि आसिम मुनीर कितने दिन तक अपनी कुर्सी बचा पाए, अब गेम उसका हो गया है ना। उनकी सिविल गवर्नमेंट इस तरीके की है जो इसको सपोर्ट है पब्लिक का, और उनके आर्मी जनरल की ये स्थिति हो गई है कि वो अभी आप ये सोचिए 400 ड्रोन उन्होंने 2 दिन में मारे हैं, और 400 और वो में सारे के सारे तुर्की के सप्लाई की हुई है। तुर्की से, और समझिए लेह से सर क्रीक तक, सर क्रीक गुजरात में है प्रशांत भाई, हाँ और लेह से ऊपर से लेके यहाँ 36 लोकेशन पे उन्होंने अटैक किया। पुंछ हाँ को हाँ छोड़ के हमको कहीं से भी आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि नहीं मिली है कि कोई भारी नुकसान हुआ है। इसका मतलब क्या कि वो भारी तरीके से विफल हो रहे हैं। नहीं, और मैंने आपके साथ सबसे बड़ी गंदी हरकत तो ये भी है ना कि भाई F-16 का उन्होंने जो एयरक्राफ्ट लिया उसमें भी तो ये फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको इसी शर्त पर वो एयरक्राफ्ट मिला था कि भाई इसका इस्तेमाल युद्ध में होगा, और युद्ध का कोई ऑफिशियल ऐलान है नहीं, और ये भारत के सिविलियन इलाके में ये F-16 का वो कर रहे हैं, तो इस पर भी तो घेरे जाएंगे, इस पर भी तो सवाल होगा इंटरनेशनल घेरे भी, कम्युनिटी में। और इसका सीधा नुकसान हो सकता है प्रशांत भाई, अगर अमेरिका ने सारे अपग्रेड, सारे मशीन सपोर्ट, सारे सॉफ्टवेयर सपोर्ट बंद कर दिए, और सारे अपग्रेड सपोर्ट बंद कर दिए F-16 के, और अपने जितने भी उन्होंने उनको युद्ध के सामान दिए हैं, तो वो काफी नुकसान में चले जाएंगे। पूरी तरीके से वो चाइना पे रिलाई कर देंगे। और एक और बात मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि अगर अमेरिका यहाँ से दूर भी है, ये भी इंडिया के लिए फायदा है इस सेंस में कि पिछले बार जब लड़ाई हुई थी 2000 की बात कर रहा हूँ, तब अमेरिका खुले तौर पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, और तब पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी। तो इस बार अगर उसको यूएस का सपोर्ट नहीं मिलेगा, और चाइना, सबसे मेरे लिए सरप्राइज की बात है कि चाइना ने सिर्फ एक रिग्रेटेबल शब्द कहा है, अफसोसजनक, इसको छोड़ के उसने कोई भी ऐसा कमेंट नहीं किया जिससे वो इंडिया को चाइना तो एकदम हाथ वाथ साफ करके अलग दूर खड़ा हुआ, अगर आप निपट लो हमको नहीं पता, वो इस कंडीशन में हो, पाकिस्तान उसके भरोसे बैठा हुआ था। पाकिस्तान, और ये भी बात समझिए प्रशांत भाई कि कहीं ना कहीं चाइना अपना मौका भी ताक रहा है कि ये कहाँ पे जाएगा, क्योंकि देखिए उसके अपने इंटरेस्ट हैं। तो चाइना कोई दूध का धुला तो है नहीं, पहले भी वो हमें धोखा दे चुका है, तो उस पर हमें इतना निश्चिंत नहीं रहना है। लेकिन एक उस बात पर तो धोखेबाजी का ट्रेडमार्क का ठप्पा लगा हुआ है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो चाइना और पाकिस्तान, ये दो लोग ऐसे हैं जो किसी भी हद तक गुजर सकते हैं जंग में जीतने के लिए। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दीजिए आदित्य भाई, यूएन में खास तौर पर, क्योंकि जब जब पाकिस्तान मुंह की खाया है तब तब हाथ पैर जोड़ के गिड़गिड़ाता हुआ यूएन और यूएनएससी के पास पहुंचा है, इस बार तो वो भी रास्ता बंद हो गया मुझे लगता है। नहीं, तो यूएन के पास तो ये देखिए, यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल का भी नॉन परमानेंट मेंबर है पाकिस्तान, ठीक है, जो कि सिक्योरिटी काउंसिल जो उनकी सबसे बड़ी बॉडी है उसमें वो नॉन परमानेंट मेंबर अभी है। लेकिन आप ये समझिए कि उस सिक्योरिटी काउंसिल ने ही पाकिस्तान की बात को मानने से इनकार कर दिया आज से 2 दिन पहले। मैं आपको ये बता रहा हूँ, कोई भी इंटरनेशनल फोरम नहीं बचा है जहां पे पाकिस्तान अपनी बात को रख सकता है। और आज रात के पहले, कल जब हम ये वीडियो कर रहे होंगे, एक नया वीडियो कर रहे होंगे, उसमें एक टॉपिक जरूर डिस्कशन में आएगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा। जो IMF में आज चर्चा हो रही है पाकिस्तान की फंडिंग को, क्योंकि इस बात को MEA ने भी कहा कि हमने अपना पक्ष IMF के सामने रखा है। इंडिया इस सेंस में सबको कटघरे में ला रहा है कि आप ग्रे नहीं हो सकते, या तो ब्लैक हैं या तो व्हाइट हैं। वॉर ऑन टेरर में अगर इंडिया अकेले पड़ा तो आप कोई भी तरीके की हमसे उम्मीद भविष्य में नहीं कर सकते हैं। और टर्की का नाम लेना वो एक पहला स्टेप है सारे कंट्रीज के लिए कि इंडिया एक जस्ट वॉर लड़ रहा है और उसमें आप दूर से देख रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। नहीं, ये भी तो है, देखिए भारत हमेशा कह रहा है कि भैया कांधार केस में जो आतंकी था, संसद हमले में आतंकी जो था, 26/11 में आतंकी जो था वो मारा गया, उसमें शामिल था, और उसके जनाजे में ISI और पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग उसके जनाजे में हैं, उसको राष्ट्रीय सम्मान दिया जा रहा है, पाकिस्तानी झंडे से उसका ताबूत लपेटा जा रहा है, और वो तस्वीर हमारे विदेश सचिव दिखा रहे हैं, इंटरनेशनली आप देखिए ना इसको। प्रशांत भाई, मुझे ये समझ नहीं आता, ये बात मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे कह रहा हूँ कि भारत को इतना एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है। जो चीज ओपन है, जो एक्सप्लिसिट है, जो आप बात कह रहे हो, अगर ये कहीं पे भी और हुआ होता तो ये पूरी विश्व की पूरी पटल एक साथ ये कहती कि ये चीज गलत है। लेकिन एक हिंदुस्तानी है जिसको अपनी सही बात को भी मनवाने में समय लगता है या उसे समझाना पड़ता है। आप एक सोचिए, एक डिक्लेयर्ड UN के द्वारा से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके फ्यूनरल में आपके पाकिस्तान के मेजर लीडरशिप वहां पे आ रही है, पाकिस्तान के फ्लैग में उसके कॉफिन को लपेटा जा रहा है। इससे बड़ा एग्जांपल आपको क्या चाहिए संलग्नता का और
पाकिस्तानी मीडिया के बहावलपुर में और ये जो मुरीदके में जो टेररिस्ट कैंप तबाह किए गए, वहां से पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान की आम जनता के लोगों के बयान हैं कि यहाँ से जिहाद की पाठशाला चलती थी, यहाँ से आतंक के अड्डे संचालित किए जाते थे। उनके बयान है, पाकिस्तानी मीडिया के लोग बयान ले रहे हैं, वहां पे पाकिस्तानी मीडिया की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपको बस ये बात बताना चाह रहा हूँ कि इंडिया अपना काम कर रही है और बहुत दिन तक, और बहुत दिन की तो बात ही नहीं, अब देर तक की बात हो गई है, बहुत देर तक इंडिया अब डिफेंसिव में नहीं रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से पुंछ में अटैक हुआ एक गुरुद्वारा को, आप देखिए वॉर के डेफिनेशन में आप क्या क्या ले सकते हैं। आप मिलिट्री स्टेशन पे हमला नहीं कर सकते। इंडिया ने किसी मिलिट्री स्टेशन पे हमला नहीं किया था, किसी मिलिट्री सेटअप पे हमला नहीं किया था। इंडिया ने जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट आउटफिट की जगह थी, जो सबको पता थी इंटरनेशनल इंटेलिजेंस में, उनको उड़ाने का काम किया। और बदले में उल्टे पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने मिलिट्री सेटअप को, भटिंडा चाहे हो, चाहे आपका पुंछ हो, चाहे जम्मू हो, चाहे कोई भी आपके जो भी मिलिट्री सेटअप है, उन पे उन्होंने अटैक करने की कोशिश की। सेकंड, उन्होंने रिलीजियस साइट को उड़ाया, गुरुद्वारे को उन्होंने पुंछ में उड़ाया, और ये बात पाकिस्तान ये कह के कर रही है कि इन्होंने हमारे मस्जिद उड़ाए हैं। तो आप अगर इसको किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर नहीं है, तो मेरा ये मानना है कि हाँ, ये फुल स्केल डिक्लेयर्ड वॉर नहीं है ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेकिन मेरी जितनी समझ है, पाकिस्तान ने वॉर के लिए जितने भी टिक करने थे बॉक्सेस, वो सारे बॉक्सेस टिक कर दिए हैं, और ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिसीजन लेना है कि वो इंडिया के साथ है या पाकिस्तान के साथ। ठीक बात है। तो कुल मिलाकर के पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है, चाहे वो डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मसला हो। अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि वो करेगा क्या, क्योंकि भारत का यहाँ से अपराध शुरू होता है। आदित्य भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।